बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतिया किटवाल और आप देख रहे हैं जागीर न्यूज़। मैं हूं गपशप प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के रहनुमा सज्जाद हैदर अब्बासी साहब। मैं बहुत मशकूर हूं कि इनने अपना खुसूसी वक्त हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम शुक्र। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप पीटीआई के वर्कर हैं, तो आपने सियासी आगाज कब शुरू किया? जी सबसे पहले तो मैं जागीर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी अतिया शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त अफजाई दी और मुझे यहाँ बुलाया। सियासत का आगाज़ तो मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया था और कॉलेज लाइफ में मैं एक पठवार स्टूडेंट तहरीक थी, उसमें उसको मैंने ज्वाइन किया था 1998 में और 2000 में फिर मैं उसका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ H8 कॉलेज इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ पार्टीज़ ज्वाइन की, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आगे आके थोड़ा सा अरसा मैं शबाब मिली में रहा जी सर। और उसके बाद फिर मैं शबाब मिली को छोड़ के काफ लीग में आ गया। आपने का शबाब मिली क्यों छोड़ी? शबाब मिली क्यों छोड़ी? शबाब मिली असल में जो हमारे साथ थे फयाजुल हसन चौहान, जो ऊपर टीम थी और जो एक मोटो था कि एक सियासत को आगे लेके चलना है। शबाब मिली एक बड़े छोटे से लेवल पे, मैं एक यूनियन कौंसल चकलाला में एक छोटी सी तंजीम में था, तो फिर मुझे जब मौका मिला आगे ग्रो करने का और आगे बढ़ने का, तो फिर मैंने वो छोड़ के काफ लीग ज्वाइन कर दी, जब वो मुस्लिम लीग काफ परवेज मुशर्रफ के दौर में। और उसमें मैंने एज आ यूथ विंग तहसील रावलपिंडी का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। शहबाज गोशी साहब के मैं अंडर था, वो ऊपर प्रेसिडेंट थे। तो फिर आगे फर्दर करते करते फिर वो छोड़ दी। कुछ उनसे इख्तलाफात हो गए, जिस तरह सबसे बड़ा इख्तलाफ जो काफ लीग का बना उस दौर में वो लाल मस्जिद का इख्तलाफ था। मेरा ज़मीर नहीं माना, फिर मैं वहाँ से क्विट करके फिर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। ये राउंड अबाउट 2010 और 11 की बात है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एज अ वर्कर आ गया था कि मैं, मेरे पास बहुत अच्छी पोस्ट थी। मैं तहसील में वाइस प्रेसिडेंट था यूथ विंग का, लेकिन मैंने वो छोड़कर उसकी कुर्बानी दी और एज अ वर्कर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन कर ली। और आपने पीटीआई ही क्यों ज्वाइन की? पीटीआई बेसिकली जो और जमातें हैं, जैसा मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल पार्टी हो गई, XYZ, उनको हम बड़ा अरसा हो चुका है, दो दो तीन तीन दफ़ा आजमा चुके हैं और एक ही बयानिए को वो लेकर चल रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ जिसको जमहूरी पार्टी कहा जाता है, जो जमहूरी पार्टी तो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आई। आप देख लें, वो तो विरासती पार्टी है कि बाप से बेटा, बाप से बेटी और बेटी से मियाँ, बीवी से मियाँ, ये इस तरह ट्रांसफ़र होती रही। तो इसलिए फिर जब मैंने देखा वहाँ पे मरूसियत चल रही है, तो मैं वहाँ से क्विट करके पीटीआई में आ गया। उस टाइम ज़ाहिर बात है, मैं जो है ना, एक सोच थी कि यार ये पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए, तो एक ये जमात नज़र आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसमें जो इंसाफ का लफ्ज़ है उसकी वजह से आए कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकें और उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकें, इसलिए मैं फिर पीटीआई में ज्वाइन कर गया। किसी और पार्टी को भी तो आप ज्वाइन कर सकते थे, पीटीआई के अलावा। नहीं, किसी और पार्टी को भी ज्वाइन कर सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। वो ये तो कोई पाबंदी तो नहीं होती। अभी मैं बैठा हूँ तो मैं कहूँ किसी और पार्टी को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मुझे कोई रोकने वाला तो नहीं होता। ये आपके अंदर एक ज़मीर की आवाज़ होती है जिस पे आप लोगों ने चलना होता है कि आपका ज़मीर क्या कह रहा है, कि जो बात आपका ज़मीर आपको एक्सेप्ट करे और उसको, वो मतलब उसमें हकीकत होती है अगर ज़मीर जाग रहा हो। ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले ज़मीर को जगाना चाहिए। अगर ज़मीर जाग रहा है तो वो हक और ना हक में, वो दोनों में तफरीक कर सकता है और फ़र्क कर सकते हो उसमें। तो इसलिए फिर जब आपका ज़मीर जाग रहा है तो आप इंशाल्लाह हक के साथ ही हमेशा खड़े होंगे। पीटीआई को फिर मैंने ज्वाइन किया इसलिए। और फिर और मैं थोड़ा सा और भी आपको बता दूं, फिर 2013 में बल्दियात, मुस्लिम लीग नून वालों को सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर दिया कि आप बल्दियात कराएं। तो उस टाइम हमारी एक यूनियन कौंसल थी चकलाला, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज अ काउंसलर टिकट मिला, लेकिन वो इलेक्शन डिले हो गए। फिर 2015 में फिर मुझे पीटीआई ने टिकट दिया मुझे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पीटीआई तंजीम का और जितने मेरे ऊपर अहदेदारान हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे फिर हौसला अफजाई की। 2015 में मुझे उन्होंने जनरल कौंसलर का टिकट दिया, जो मेरी यूनियन कौंसल शाह फैसल कॉलोनी, वी आर द पाइनियर ऑफ यूनियन कौंसल शाह फैसल कॉलोनी, क्योंकि 2014-15 में ये नई यूनियन कौंसल बनी थी। और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मैं इलेक्शन लड़ा एज ए जनरल कौंसलर
और इलाके की अवाम ने और अल्लाह ने बड़ी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से सीट जीता और वो सीट जीत के मैंने इमरान खान को गिफ्ट की। तो अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पीटीआई की कोई ऐसी खास बात हो, कोई खुशियात ऐसी हो जिसकी वजह से आप पीटीआई को स्टार्ट से ही लाइक करते थे, उसके साथ ही आप रहना चाहते थे। एक दो चीज़ें तो सबसे पहली चीज़ जो है ना पीटीआई को अब एक तो स्टार्ट से तो मैं उसके साथ नहीं हूँ 1996 में वो आई थी तो स्टार्ट से तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। असल में जो इमरान खान की एक स्ट्रगल है इमरान खान की एक स्ट्रगल है कि जो एक शऊर आज अवाम में देखा जा रहा है जो आज एक हर बच्चे को आप उठा लें वो सियासत पे बात भी कर सकता है वो हर सियासत के हर पहलू पे बात कर सकता है वो हर टॉपिक पे बात कर सकता है। आज हुआ इस तरह के इमरान खान का जो बयानिया था क्योंकि इमरान खान से 1996 में लोगों ने पूछा आपके वर्कर किधर हैं आपके वोटर उस टाइम वो छोटे छोटे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे वर्कर्स और सारे वोटर्स जो है ना माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो गए और आप लोगों ने देखा है कि किस तरह इस बर्गर पार्टी को इन्होंने कहते थे ये बर्गर पार्टी है किस तरह उन्होंने खड़े हुए हैं और जुल्म के आगे खड़े हुए हैं और मतलब 24-24 घंटे शेलिंग हुई हैं और रबर बुलेट्स फायर हुई हैं और वो खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जनरेशन जवान हो चुकी है। दूसरी चीज़ अब बयानिए की जो मैं बात कीजिए तो जो असल में जो तालीम जिन्होंने हासिल की जो बच्चे आज खड़े हैं इमरान खान के साथ मैं कल भी एक मेरा भांजा ही उसके साथ बैठा हुआ था वो इकोनॉमिस्ट है और उसने जो वो इकॉनमी की वो तशरीह की मैं वो बयान नहीं कर सकता लेकिन आज जो बच्चे पढ़ गए ये जो हमारी जनरेशन है ये पढ़ गई है पढ़ने के बाद उनको बयानिया समझ आ रहा है कि ये बयानिया क्या है इकॉनमी क्या है मुल्क किन क्राइसिस से गुजर रहा है इदारों का क्या किरदार है और आइन की क्या पोजीशन है और जो और पार्टियों का बयानिया आज दूसरी किसी पार्टी का कोई बयानिया ये यूथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। हाँ जो बुजुर्ग हैं उनका बयानिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और वो कर भी रहे हैं। तो यूथ जो है पहली तो बात है जो आज 13 जमातें मिली हैं उनके पास कोई बयानिया है ही नहीं। आज उनके पास कोई मंशूर है नहीं। ठीक है तो इसलिए अभी जो जनरेशन है ये उस किसी के किस्म का उनका बयानिया तो है ही नहीं वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही और इमरान खान एक अल्हम्दुलिल्लाह एक दिलेर आदमी है नडर आदमी है अच्छा और सर, तो ये 3 साल से आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई ने क्या किया है, हुकूमत के लिए क्या किया है। अच्छा एक दो चीज़ें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना हर बंदा मुझसे पूछता है यार ये 3 साल में क्या किया है इसने हुकूमत ने ना बेसिकली जो जो ये जो पिछली जितनी जमातें रही हैं ना इन्होंने अपने पंजे गाड़े हैं इदारों के अंदर। मैं छोटी सी मिसालें देता हूँ कोटे निकलते थे एमएनए एमपीएस को कोटे मिलते थे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ वो कोटों पे पुलिस में बहुत सारे एमएनए एमपीएस ने अपने लोगों को भर्ती करवाया और वो किसी को एएसआई कराया किसी को सिपाही जो भी पोस्ट थी लेकिन वो करते करते आज कोई एसपी पे है कोई आईजी पे है कोई डीआईजी पे है। इन सिस्टम जो ये सिस्टम है इसके अंदर जो माफिया बैठा है उन्होंने जड़ें कर ली हैं वो बहुत मजबूत गिरफ्त है उनकी और इस टाइम अगर आपको मैं कहूँ ना कि मैं मिसाल एक देता हूँ कि जिस तरह ये अब कमरे में बैठा हूँ मैं इसको 30 साल लगा के मैं इसको तबाह करता हूँ और मैं आपको 3 साल दूं इसको आप ठीक करें तो पहली तो बात आपको समझ ही नहीं आएगी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी और किस तरह ठीक होनी है। इसलिए जो बेसिकली जो अंदर माफिया बैठा है हर इदारे में है यहाँ जनाब स्पाई से लेकर आईजी तक यहाँ जनाब एक सेंट्री वर्कर से लेकर ऊपर एमडी तक यहाँ जनाब एक वर्कर से लेकर मतलब जो जो इदारे बैठे हैं वो फिरौनों की शक्ल में बैठे हुए हैं और वो काबिज हैं उन इदारों के ऊपर और अवाम उनके अंडर प्रेशर है। जी नाजरीन, हम छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी वेलकम बैक सज्जाद हैदर अब्बासी जी। सर, आपने यूनियन कौंसिल लेवल से सियासत का आगाज किया, इससे आपने क्या सीखा। जी यूनियन कौंसिल लेवल जो यूनियन कौंसिल होती है बेसिकली ये सियासत में यूनिट होती है और जो काउंसलर होता है वो भी जना सियासत में यूनिट एक काउंट होता है। तो जो यूनियन कौंसिल की सियासत होती है वो मुश्किल सियासत होती है क्योंकि वो डोर टू डोर और आपका 24 घंटे वहाँ यूनियन कौंसिल में रहना और उन लोगों के साथ उठना बैठना और यूनियन कौंसिल के जो मसाइल होते हैं जिस तरह हम जीत के आए 2015 में हम जीत के आए
16 हमारा इसी तरह गुजर गया। 17 में हमें जनवरी 17 में उन्होंने फॉल किया लोकल गवर्नमेंट को, और जो काउंसलर था वो बेख्तियार था। वन मैन शो था यूनियन काउंसिल में, एक चेयरमैन होता था, उसी के पास सारा इख्तियार था। और जो भी फंड आता था यूनियन काउंसिल, बेसिकली जो यूनियन काउंसिल होती है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें, अगर जिस तरह इंग्लैंड में अभी लास्ट टाइम भी एक सादक साहब आए थे, वो मेयर बने थे और पाकिस्तान आए, उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। जो यूनियन काउंसिल होती है ना, वो आपके जितने ग्राउंड लेवल के मामलात होते हैं, जो ग्राउंड लेवल में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ग्राउंड लेवल में जो आपके साथ मतलब आपके आवाम के साथ जितनी प्रॉब्लम्स होती है ग्राउंड लेवल पे होती हैं। अब काउंसलर को पता होता है कि यहाँ पे मेरे मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, रोड्स, स्कूल, डिस्पेंसरी। अब यूनियन काउंसिल जो अब लास्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था 2013, वो बड़ा बेसूस सा ऑर्डिनेंस था। उस ऑर्डिनेंस में ये था कि वन मैन शो था, चेयरमैन के पास सारा इख्तियार था, काउंसलर के पास कोई इख्तियार नहीं था। और इवन के जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो भी उसमें से ख़त्म कर दी गई। उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा। वो जब हमें काउंसलर में बना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी और इलाके के लोगों ने, फिर हमने जब देखा हम काउंसलर तो बेख्तियार हैं, तो हमने फिर क्या किया जी, हमने फिर एक प्लेटफार्म बनाया काउंसलर्स ने, काउंसलर इत्तेहाद पंजाब। और फिर हमने पूरे पंजाब में 18 अजला में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ उसमें काम किया। हमने बॉडीज़ बनाई कौंसलर इत्तेहाद के नाम से। 4 दफ़ा हमने स्ट्राइक्स की पंजाब असम्बली के आगे कि कौंसलर्स को इख्तियार दिए जाए, कौंसलर्स को इख्तियार दिए जाएँ, यूनियन कौंसिल को इख्तियार दिया जाए, फंड यूनियन कौंसल्स को दिया जाए, ताकि जो मैं अपने इलाके के मसाइल जानता हूँ वो मेरा एमएनए एमपीए नहीं जानता। तो यूनियन कौंसिल के जब मैं कौंसलर बना तो बहुत सारे मसाइल, तेरी बात है, मैं पॉलिटिक्स में फर्स्ट टाइम आया था और ना मेरा पेशा है पॉलिटिक्स, ना मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ऐसा कोई सियासी बैकग्राउंड है। तो जब मैं यूनियन कौंसिल में आया तो फिर मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यूनियन कौंसिल में, और अपने इलाके के हवाले से जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद अल्लाह ने बड़ा करम किया। मैंने आपको बताया कौंसलर इत्तेहाद पंजाब बनाया, उस पर हमने बड़ा काम किया। 4 दफ़ा पंजाब असम्बली के आगे खुद मैं कौंसलर इत्तेहाद पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट था पूरे पंजाब का। 4 दफ़ा स्ट्राइक्स की हैं और अपने इख्तियारात के लिए भरपूर जंग की है। ये अलग बात है कि उन जमातों ने हमें इख्तियारात नहीं दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जंग भरपूर की है उनके लिए। जी सर, तो आप मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सियासी सूरत हाल, जो पाकिस्तान की एक सियासी सूरत हाल है, इस टाइम तो बड़ी गंभीर सी एक पोजीशन बनी हुई है कि 13 जमातें एक तरफ है और पीटीआई एक तरफ है, और जो मौजूदा एक कशमकश सी बनी हुई है। और इस टाइम समझ लें कि मौजूदा ज़हरी बात है, एक सियासी जब बुहरान आ जाता है किसी मुल्क में, तो सारा सारा सिस्टम जो है ना वो रुक जाता है, क्योंकि आपका सारा सिस्टम जो है ना वो आपकी गवर्नमेंट पे चल रहा होता है, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे चल रहा होता है। जिस तरह आईएमएफ की बात की जाए, जिस तरह और ममालिक से जो है मामलात की बात की जाए, जिस तरह सोसाइटीज़ की बात की जाए, कोई डेवलपमेंट्स की बात की जाए, तो जब वो लोकल, अब जिस तरह पंजाब में आके केयर टेकर बैठ गए हैं, इसी तरह केपी में बैठ गए हैं, तो मौजूदा सियासी सूरत हाल बहुत ही गंभीर सी किस्म की है। और इस टाइम तकरीबन पूरी आवाम का पारा जो है ना वो फुल हाई है, और आवाम जो है ना वो अपना भरपूर बदला लेना चाहती है। और वो जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था, अब वो बयानिया वोट को इज्जत दो से शुरू हुआ है, वो एंड पे आके कहते हैं सानू वोट नहीं पैंदा, क्योंकि वोट को इज्जत दी नहीं उन्होंने। जी तो सर, तो आप महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी ज़्यादा महंगाई है, उसके हवाले से आप क्या कहना जी, चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, महंगाई ने तो अवाम की कमर तोड़ दी है। और जो मिडिल क्लास था, जो सफ़ेद पोश तबका था, जो अपनी सफ़ेद पोशी से गुजारा कर रहा था, उनके लिए, बेचारों के लिए, मैं अब मेरे पास में ज़री बात है, एक सोशल आदमी भी हूँ और सियासी भी हूँ। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, अब मिडिल क्लास तो ख़त्म होगी। ये जो महंगाई आई है, मिडिल क्लास तो फारग कर दी उन्होंने, बिल्कुल लोअर क्लास पे ले आए। वैसे वैसे तो मिडिल क्लास में भी दो क्लासेस शुरू हो गई थी, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। मैं कहता हूँ ये दोनों क्लासेस खत्म हो गई हैं, अब बिल्कुल जो है ना वो गुर्बत की लकीर के नीचे ले हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कितनी आबादी है जो गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुकी है, और इस टाइम जो लोग अपने बच्चों को नीलाम कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। और जो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो 40 30 35 to 40% जो
महंगाई की जो रेशो है वो अब लोगों की बर्दाश्त, हम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तो महंगाई ने बहुत असरअंदाज किया है लोगों को। अब मैं आपने बात की सियासत की, भाई हालात क्या मौजूद है सियासत में। जब महंगाई आई है, लोग बेसिकली जो होता है ना, जब बंदे का गुजारा नहीं हो रहा तो वो डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है। जब वो डिप्रेस होता है, तो फिर वो किसी और डायरेक्शन में जाते हैं। जिस तरह अब लोग सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? वो डिप्रेस होकर करते हैं। लोगों के मामलात ऐसे होते हैं, बच्चे बेच रहे हैं, जबा कर रहे हैं, चार चार बच्चे जबा करके खुद अपने आप को जबा कर रहे हैं, अब फांसी लग रहा है। तो इसलिए जो है ना, वो डिप्रेस होता है जब मामलात नहीं चलते, तो फिर वो गलत रास्ते की तरफ जाता है। इसी तरह आप स्नैपिंग देख लें, चोरी देख लें, डकैती देख लें कि किस तरह रेशो बढ़ी है। और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ये कत्लो गारत, और जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह के मामलात लूट मार शुरू हुई है, और जिस तरह आप यहाँ कहीं भी खड़े हों आप सेफ नहीं है। आप क्या यहाँ पे अब 70-70 साल की बूढ़ी औरतें सेफ नहीं है, लोग उनके कानों से बालियां नोच के लेके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, और बहुत बड़ा एक अलमिया, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोचने का मकाम है कि आज हम 75 सालों बाद किधर पहुंचे हैं। ना हमारा जान महफूज है, ना हमारा माल महफूज है, ना हमारी इज्जत महफूज है, ना हम खुद महफूज हैं, ना मुल्क महफूज है। मुल्क दिवालिया होने की तरफ चला गया है। महंगाई की रेशो आप देख लें। इसलिए जो है, मुल्क की हालात गंभीर होने की वजह एक महंगाई भी है। जो मुल्क में अफरा तफरी चल रही है, इसकी वजह एक महंगाई भी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार की पोजीशन क्या है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन जिन को टिकट मिला है। और ये तो टिकट उनको जो मिला है, ये समझ लें कि सीधा सीधा पंजाब असम्बली का टिकट मिला है उन्हें डायरेक्ट अंदर। क्योंकि लोग अभी बयानिए ही, आपको अगर आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने पोलिंग भी करा चुके हैं, वोटिंग पोलिंग करा चुके हैं। 65% जो है ना, वो जो मकबूलियत है वो पीटीआई की है। और जो हमारे एमपीए साहबान हैं जिनको टिकट मिले हैं, मैं उनको एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग असम्बलियों में पहुँच गए। लेकिन ये जो टिकट जिनको मिले हैं, ये खाली ये नहीं है। अब लोग आपको, मैं दो जगह ऐसी जगह गया हूँ। अब अगर पीटीआई के जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वर्कर्स हैं, हम काउंसलर हैं, चेयरमैन साहबान हैं, इनको जब रगड़ा लगा है, मिसाल देता हूँ, हमारे जब जो लीडर्स जेल में गए, अब जब वो जेल में गए, उन्होंने पुलिस का सिस्टम भी देखा है, उन्होंने जेल के अंदर भी मामलात देखे हैं, उन्होंने अदालतों के मामलात भी देखे हैं। मैं उससे खुदारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप लोग असम्बलियों में आते हैं, तो खुदा के लिए, अब आप सारे एक सिस्टम से निकल के आए, आपको पता है कहाँ पे जो है ना सिस्टम की बेहतरी के लिए करना चाहिए। तो खुदा के लिए आप इस चक्की से निकल आए, पिस चुके हैं, आप रिफॉर्म्स लेकर आए, ताकि आप लोगों के पास तो पैसा था, माल था, आप लोग तो निकल आए। लेकिन जब गरीब आदमी अंदर जाता है, जब गरीब आदमी इंसाफ के लिए धक्के खाता है, तो आप लोग रिफॉर्म्स लेकर आए, और मस्त रिफॉर्म्स लेकर आए, ताकि गरीब आदमी के लिए सहूलियात पैदा हो। ना कि आप लोग यही करें कि हमारे डेरे खुले हुए हैं, आपके डेरों पे आए। इदारों को खुद मुख्तार करें। इदारे जब खुद मुख्तार होंगे, ऑटोमेटिकली इदारे का जब काम है आपकी, जैसा पुलिस का काम है आपकी बात सुनना, पुलिस का काम है आपकी एफआईआर काटना, आपकी दाद रसी करना, तो आपको क्या जरूरत है कि आप एमपी के पास ही जाएंगे तो आपकी एफआईआर कटेगी? आप इदारों को खुद मुख्तार करें, ताकि इदारे काम करें और अपने डेरे क्लोज करें। और लोगों को जब इदारे खुद मुख्तार होंगे, तो इंशाल्लाह लोग भी खुशहाल होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी सजाद साहब, आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई अपने वर्कर को वो मुकाम देती है जिसके वो हकदार हैं? जी, आपका ये सवाल जो है ना, ये बड़ा ही एक कीमती सवाल है, और बड़े ही जो है ना, लोगों की ये अंदर की आवाज़ है, स्पेशली वर्कर की। देखिए, पाकिस्तान में जो हालात वर्कर के साथ है ना, यहाँ पे जो वर्कर जो चटाइयाँ बिछाने वाला सारी ज़िंदगी चटाइयाँ ही बिछाता रहता है, नस्ल दर नस्ल बिछाता रहता है। दरियाँ बिछाने वाला नस्ल दर नस्ल दरियाँ बिछाता रहता है, और उनकी अगली नस्ल और उनकी अगली नस्ल के लिए वो काम करता रहता है। जबकि आप किसी दुनिया में चले जाएं, जिस तरह मैं सादक साहब का आगे भी नाम लिया है, उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, जो मेयर बने थे वहाँ पे इंग्लैंड में। उनके वाले साहब एक बस में मेरे ख्याल में कंडक्टर थे या ड्राइवर थे। वर्कर को बेसिकली यहाँ पे जो सिलसिला चल रहा है ना वर्कर की,
आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्कर को पार्टी, कोई भी पार्टी जो है ना वर्कर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। और वर्कर के जो हालात हैं, जो वर्कर के साथ हो रहा है, वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह जो इमरान खान के पीछे खड़ा है वो अपनी जेब से पैसा भी लगा रहा है, जान भी लगा रहा है, माल भी लगा रहा है, टाइम भी दे रहा है, दिलो जान के साथ इमरान खान के साथ खड़ा है। आज भी हम अगर वोट देंगे, किसी को मैं वोट देता हूँ तो मैं इमरान खान के मुंह के पीछे वोट दूंगा, मैं किसी के पीछे चल रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा इमरान खान ने अगर किसी खंबे को टिकट दे दिया तो मैं उसको भी वोट दूंगा। क्यों? कि मेरा नजरिया, मेरा धड़ा इमरान खान है, मेरा कोई और धड़ा नहीं। दूसरी चीज, एक दो चीजें मैं अपने जो कैमरे की तवसत से मैं अपने जो जनाब हमारे जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ हलकान के या हल्कों के जो उम्मीदवार हैं उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा वर्कर को पहचाने और उम्मीदवार जो हैं ये खुदा का खौफ खाएं। जो ये पॉलिसी, ये मुंशी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये जो पॉलिसी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, पता नहीं आप क्यों इतने खुश होते हैं, आपकी लोग खुशामदें करते हैं, आपको वो समझ नहीं आती यार कि पता नहीं आप मेरे से, मुझे तो वो फीलिंग नहीं आ रही कि मैं आपको बयान करूं कि जब एक उम्मीदवार के आगे जब वो उसका एक खुशामद कर रहा होता है तो वो हवाओं में हो जाता है। आप खुदा के लिए वर्कर को पहचाने और एक खुशामदी को भी पहचाने। और मैं स्पेशली अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने वर्कर्स की तो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे उम्मीदवार हैं, तो जनाब ये जो हमारे उम्मीदवारान हैं इनको समझना चाहिए कि जो वर्कर है उसको क्यों आप लोग साइड पे कर देते हैं। वर्कर जो पीटीआई का वर्कर है वो कभी भी आपकी खुशामद नहीं करेगा, क्योंकि पीटीआई के वर्कर को कभी भी आपको अपनी जात के लिए वो आपके पास नहीं आएगा। हमारी पीछे गवर्नमेंट रही 3.5 साल। मेरा घर फैसल कॉलोनी में है, मेरे घर के आगे आज भी रोड खराब है। मैंने आज तक अपनी रोड के लिए किसी को नहीं कहा, मैंने बाहर लोगों की रोडें अपनी पूरी कॉलोनी की रोडों के लिए काम करवाया आज तक अपने लिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी जात से बाहर होके चल रहे हैं, हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। भाई जी, मैं जो हमारे जो पीटीआई के जिनको भी टिकट्स मिले हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वर्कर्स की पहचान नहीं है तो पंजाब पुलिस ने एक लिस्ट बनाई थी पीछे, जो वर्कर उठाने के लिए, पीटीआई के वर्कर उठाने के लिए उन्होंने एक लिस्ट हर थाने में मौजूद है। तो आपको मैं मशवरा देता हूँ कि आप वो लिस्ट मंगा लें और उस लिस्ट में देख लें कि कौन कौन सा वर्कर है, अगर आपको वर्कर इलाके में नजर नहीं आ रहा। और जो आप लोगों ने अपने साथ कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं और जो फोकल पर्सन लगाए हुए हैं, इनके नाम देख लें किस लिस्ट में है। जनाब ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये वर्कर के साथ आप सरासर ज्यादती कर रहे हैं। और मैं अंदर से, मैं अगर मैं थोड़ा सा शाउट कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया हूं तो मुझे ये अंदर की आवाज है, क्योंकि मैं वर्कर हूं, जेन्युइन वर्कर हूं और लास्ट 13 ईयर्स से मैं पीटीआई का वर्कर हूं। और अगर आप वर्कर को मकाम नहीं दे सकते तो आप भी उम्मीद ना करें कि वर्कर भी आपको वो इज्जत देगा। बेशक आप एमपीए की सीट जीत के असम्बलियों में चले जाएं, बेशक आप एमएनए की सीट जीत के नेशनल असम्बलियों में चले जाएं, कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं। इसलिए मैं अपने जितने मेरे जो एमपीए साहिबान हैं जिनको टिकट मिले, खुदारा अपने इर्द गिर्द ये जो आपने खुशामदियों का टोला रखा हुआ है जिसमें वो कहता है सब अच्छा वाला है, इन पे नजरसानी करें और इनको देखें कि ये वर्कर भी हैं कि नहीं है, और वर्कर को इज्जत दें और वर्कर को वो मकाम दें जिसका वो हकदार है। वर्कर आपसे कोई रोडे बनाने, मुझे कोई रोडे नहीं चाहिए आपसे, मुझे कोई नौकरियां नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई फंड नहीं चाहिए, मुझे आपसे किसी किस्म का, मेरा आपसे किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं है। हम खड़े हैं इमरान खान की खातर खड़े हैं, हम अपने मफादात की खातर नहीं खड़े। मेरी 45 ईयर एज हो गई है, मेरे पे एक एफआईआर नहीं है। हमने पीटीआई की खातर हम पे एफआईआरें हुई हैं, हम पे दहशतगर्दी की एफआईआरें हुई हैं, हमारे नाम लिस्टें मौजूद है थानों के अंदर। आप जाके देखिए, आपको वर्कर नहीं, नून लीग और पंजाब पुलिस को पता है कौन कौन सा पीटीआई का वर्कर है, आपको नहीं पता। आप लोगों ने फोकल पर्सन लगा दिए। जो पीटीआई का जो आइन है उसमें फोकल पर्सन की कोई वर्थ नहीं है। आप जितने जो जिनको टिकट मिले, मैं थोड़ा पानी पी लूं, जिनको टिकट मिले, मैं इन साहिबान को बताना चाहता हूं कि ये जो तंजीमें बनी हैं ये पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई के आइन का हिस्सा है। हर यूनियन कौंसिल में तंजीम मौजूद है पीटीआई की, जो उसका पार्ट है पीटीआई का। आप लोग उनको छोड़कर खुद
खुद साख्ता फोकल पर्सन बना रहे हैं, खुद साख्ता आप लोग कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, और उन लोगों को बना रहे हैं जिनकी पीछे हिस्ट्रियाँ उठा लें कि वो किन किन जगहों पर किन किन दड़ों में बैठे रहे और किधर किधर वो बिकते रहे टको टको के ऊपर। और आज वो आपको लगी चपटी बातें करके आपके साथ वो खड़े और आप भी तमाशबीन बने हुए हैं। मेहरबानी करें, आप लोग वर्कर को इज्जत दें ताकि वर्कर आपके साथ दिलो जान से खड़ा हो। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप बेशक इलेक्शन जीत के असम्बलियों में चले जाएं, हमें कोई आपसे जाती मफाद नहीं है, हमें सिर्फ अवाम की भलाई के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम आपसे रिफॉर्म मांगते हैं। 3.5 साल आपने गुजार दिए, अल्लाह करे आप इस दफा जीत के जाएं और इस दफा आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हम ये नहीं कर सके और वो नहीं कर सके। इस दफा 5 साल के बाद मैं और हम तमाम वर्कर्स आप लोगों से एक एक चीज का हिसाब लेंगे कि आप लोगों ने अवाम के लिए क्या किया। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर अब्बासी। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।